हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्लास 12 बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एक एक एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको 100 और 100% मार्क्स मिल जाएगा। यानी अगर 30 नंबर का एग्जाम होगा तो 30 में 30 फुल मार्क्स, 40 नंबर का होगा तो 40 में 40 फुल मार्क्स। लेकिन आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग था कि सर अब तो जो इस बार जो है वो 40 की जगह 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया, तो आखिरकार समझ में नहीं आ रहा है कि सर बिजनेस स्टडी में क्या क्या क्वेश्चन पढ़े क्या क्या नहीं। बहुत आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ा दो, बिजनेस स्टडी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दो, वही क्वेश्चन पढ़ाओ जो इंपॉर्टेंट है। तो लो, आप लोगों के डिमांड के कारण आज से कंटिन्यूअस जो है एक सीरीज स्टार्ट हो गया है बिजनेस स्टडी का, जिसमें हम आप लोगों को पूरा चैप्टर बाय चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरी का सब्जेक्टिव बताएंगे। हिंदी का अलग वीडियो आएगा, इंग्लिश का अलग। यहां हिंदी वालों को बताने वाले हैं पहला चैप्टर का क्वेश्चन, और वही क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो मेरे रिगार्डिंग आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि समय कम है, ना आपको इससे कम पढ़ना है ना आपको इससे ज्यादा, वही पढ़ना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो पहला चैप्टर व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। हिंदी में पहले थ्योरी समझाएंगे, थ्योरी समझा लेने के बाद अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना। टेलीग्राम पे है तो आप वहां पे जाके कमेंट करना, इसका पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। लेकिन लिखने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी रटना नहीं, सीखना है, समझना है, और एग्जाम में 50 on 50 मार्क्स लाना है सब्जेक्टिव में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके तुरंत बाद इंग्लिश वालों के लिए भी वीडियो आ जाएगा। चलो एक एक करके सब चीज पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, उसका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन के आता है। प्रबंध क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए। अब आप बोलोगे कि प्रबंध क्या है, तो अलग अलग टाइप्स का डिफिनेशन दे सकते हो, लेकिन प्रबंध के लिए जो हमको सबसे इजी डिफिनेशन लगता है वो क्या होता है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। प्रबंध क्या है भाई? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है प्रबंधक कहलाता है। यानी सिंपल बात है, प्रबंध जो है वो एक ऐसा काम होता है जिसमें अगर आपको कोई भी काम को कराना है, उस काम को कराने के लिए चीजों को अरेंज करना और लोगों को ला करके उसके साथ जो है उस काम को करवाना, यही प्रबंध कहलाता है। लेकिन आज के समय में प्रबंध सिर्फ दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सबके साथ मिलकर के भी काम करना है। आया समझ में? तो बोला, परंतु आज के युग में प्रबंध केवल अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने तक ही सीमित ना होकर दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कराने की एक कला है। दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने और कराने की एक कला है, इसी को प्रबंध। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो आप कई और तरीके से प्रबंध को याद कर सकते हो। तो देखो दूसरे तरीके में प्रबंध के बारे में क्या बोला। प्रबंध, पैराग्राफ चेंज करके, प्रबंध से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ कार्य किए जाते हैं। यह एक सामूहिक, हिंदी में थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है। यानी बोल रहा है कि प्रबंध जो है एक सामूहिक कार्य है जहां व्यक्तियों का एक समूह एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ मिलकर के क्या करता है, काम करता है। अगर ये भी याद नहीं हुआ तो आप ऐसे, और याद रखना प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। क्यों होता है इसको आगे पढ़ेंगे। प्रबंध एक सामूहिक कार्य है क्योंकि प्रबंध में लोग एक समूह के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। आपको अगर ये भी याद नहीं हुआ तो बुक का याद कर लेना। प्रबंध क्या है तो लिख लेना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन से संबंधित कार्यों को ही प्रबंध कहा जाता है। इसको भाई नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करने से संबंधित सभी कार्यों को प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध एक सामूहिक कार्य है जिसमें लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है क्योंकि कुछ कार्य प्रबंध के आधार पे और कुछ कार्य हम लोग विज्ञान के आधार पे करते हैं। प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही एक उद्देश्य पूरा हो जाता है दूसरे के लिए प्रबंध स्टार्ट हो जाता है, और प्रबंध उद्देश्यों को पूरा करने में, प्रबंध उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कोई भी काम अगर हम चाहते हैं अच्छा से हो, जल्दी हो, तो उसके लिए हमको प्रबंध करना चाहिए। अगर मान लो एक कंपनी चलाते हैं, उस कंपनी में अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो हमको हर चीज का प्रबंध करना पड़ेगा। भूमि, भवन, श्रम, मजदूर, रॉ मटेरियल, मशीन, सब चीज का प्रबंध करना होगा, तब जाके मेरा प्रोडक्शन अच्छा से होगा। तो प्रबंध जो है हर चीज को, मेरा एफिशिएंसी को जो है, वो कार्य कुशलता को जो है वो बढ़ाने में मदद करता है। आया समझ में? ठीक है सर जी, बस हो गया, इतना ही और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं। अब इसका परिभाषा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसका। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रबंध की विशेषताओं को बताइए। अब आप याद रखना, कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछे, जिसमें किसी भी चीज का विशेषता, महत्व, प्रकृति या लक्षण अगर पूछता है या तत्व पूछता है, ठीक है, तो इस तरीके का जो लॉन्ग क्वेश्चन बोलेगा उसमें आपको पॉइंट में लिख करके उसको डील करना होगा। एक पॉइंट लिखना, उसको एरो देके अंडरलाइन करना और उसको डील करना, जैसे देखो यहां कर रहे हैं। क्या बोला? अब प्रबंध का हम लोगों को पूछा विशेषता, यानी प्रबंध करने से हम लोगों को क्या मिलता है, फायदा। तो बोल रहा है प्रबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे निम्नलिखित है। ऐसा तो बहुत सारा विशेषता है प्रबंध का, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषता है। पहला विशेषता बोल रहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। हाँ जी, प्रबंध का सबसे पहला विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। प्रबंध के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, तब जाके प्रबंध का काम जो है वो अच्छा से हो सकता है। क्या बोला? प्रबंध की पहली विशेषता यह होती है कि इसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति स्वयं के साथ प्रबंध नहीं कर सकता। अगर स्वयं के साथ प्रबंध वो करेगा तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए बोला गया है कि प्रबंध में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अच्छा है, इजी है। ठीक है, पहला विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। देखो पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा, रट्टा कुछ नहीं मारना है, बस नोट डाउन कर लेना है और मेरे बातों को ध्यान से सुनना है। प्रबंध का पहला विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक, चलो दूसरा विशेषता प्रबंध का दूसरा विशेषता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर मतलब होता है लगातार। प्रबंध लगातार चलता है, जैसे ही एक उद्देश्य पूरा हो गया फिर दूसरे उद्देश्य के लिए प्रबंध जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रबंध तब तक चलता रहता है जब तक उद्देश्य खत्म ना हो जाए। तो अब इसी को डील किया कि प्रबंध की दूसरी विशेषता यह होती है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार। जैसे ही एक उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाता है, दूसरे उद्देश्य के लिए प्रबंध शुरू हो जाता है। जैसे ही एक उद्देश्य पूरा हो गया दूसरे के लिए प्रबंध स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। और तीसरा विशेषता सामूहिक प्रक्रिया। सामूहिक मतलब ग्रुप में लोग काम करते हैं। प्रबंध की तीसरी विशेषता यह होती है कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह कार्य करता है। यानी लोग जो हैं एक समूह के रूप में जो है वो प्रबंध में कार्य करते हैं और उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। एक कारखाना, एक फैक्ट्री के अंदर लोग एक समूह के रूप में काम नहीं करते हैं? करते हैं सर। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रबंध कला और विज्ञान कैसे है, आगे बात करेंगे। तो बोल रहा है प्रबंध की चौथी विशेषता यह होती है कि यह कला एवं विज्ञान दोनों ही आधार पर प्रबंध कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर प्रबंध करता है कला कहलाता है, और जो उसको सीख के प्रैक्टिस करके करता है तो उसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। चौथा, पांचवा और लास्ट विशेषता गतिशील कार्य। देखो कभी भी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ना तो डील करने के लिए 5 पॉइंट अगर आप लिखते हो तो बहुत लिखते हो, आप चाहे तो उसको ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 5। बोल रहा है गतिशील कार्य मतलब एक्टिव रहता है, हमेशा काम करता रहता है। प्रबंध की 5वीं विशेषता यह होती है कि यह एक गतिशील कार्य होता है, अर्थात प्रबंध हमेशा चलता रहता है। देखो कितना इजी। क्या क्या बोले? पहला विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, दूसरा विशेषता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तीसरा विशेषता सामूहिक कार्य है, चौथा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, और पांचवा आपका गतिशील कार्य है। गया भाई 5 कार्य। देखो क्या हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट में याद हो गया, है ना? कितना इजी। इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक शेयर और कमेंट हमको मोटिवेट करता है। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो उससे हम और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दो भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन पे प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, इस कथन को स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, पहले ये समझ लो कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है। क्यों होता है?
इसलिए कि मान लो कि कोई भी आदमी जो है एकदम नॉर्मली कार्यों के लिए प्रबंध करता है, जैसे एकदम नॉर्मल से समझना, बात का मेरा बुरा मत मानना। सपोज कर लो हम लोगों के घर में जो मम्मी पापा या घर के गार्जियन है, सपोज कर लो माँ रात का डिनर बना रही है, ठीक है। रात का जब माँ डिनर बना रही है तो क्या वो जो डिनर में जो खाना बना रही है, सपोज कर लो वो चावल और पनीर बना रही है, ठीक है। तो क्या वो पनीर बनाने के लिए कहीं से वो सीख करके आई है, ट्रेनिंग लेकर के आई है, क्या पनीर बनाने का स्पेशल कोर्स करके आई है? नहीं। उनको पनीर बनाने का बहुत ज्यादा हैबिट है, उनको पता है कि पनीर बनाते समय क्या क्या रेसिपी को अपनाना है और किस तरीके से जो है हम लोगों को उनको जो है वो पनीर बनाना है। अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी योग्यता के आधार पे ही वो हर चीज का अरेंजमेंट करती है कि भाई देखो पनीर में इतना मसाला डालना है, इतना तेल डालना है, इतना नमक डालना है, ये करना है, ऐसे भूनना है, हर चीज रेसिपी उनको पता है। तो ये कहलाता है कला के आधार पे प्रबंध हुआ। उसी के जगह अगर कोई 5 स्टार होटल का कोई कुक अगर पनीर बनाएगा ना, तो वो पनीर बनाने से पहले ट्रेनिंग लेकर के आया है और ट्रेनिंग लेकर के आके उसी बेस पे वो पनीर बनाएगा। अच्छा, इतना चम्मच नमक डालना है, इतना चुटकी आपका मसाला डालना है, इतना इतना टेम्परेचर में फ्राई करना है, इतना मिनट तक फ्राई करना है। ये भी वही काम कर रहे हैं जो मम्मी की थी, लेकिन ये जो है अपने विज्ञान के आधार पर कर रहे हैं, अपनी जो सीख करके आए हैं उसके आधार पे। इसलिए बोला जाता है कि हाँ सर जी, प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों आधार पे किया जा सकता है, आपको जैसे मन हो आप प्रबंध कर सकते हो। ठीक है सर जी। तो देखिए यही बोला कि हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है। इसके लिए हम प्रबंध को अलग अलग समझते हैं। अब पहले समझेंगे कि भाई प्रबंध को जो है वो विज्ञान क्यों बोला, तो पहले प्रबंध को कला क्यों बोला। तो वही बोल रहा है प्रबंध कला के रूप में एक्सप्लेन किए हैं कि प्रबंध को कला क्यों बोला, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे प्रबंध को विज्ञान क्यों बोला, फिर दोनों। अब देखो इसी चीज को बोला पर साधारण तौर पर प्रबंध को कला ही समझा जाता है, क्योंकि कला का अर्थ है किसी भी कार्य को अपनी ज्ञान, अनुभव एवं कुशलता के आधार पर करना। ठीक उसी प्रकार से जैसे मम्मी पनीर बनाई थी, ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी ज्ञान, अनुभव एवं कुशलता के आधार पर प्रबंध करता है या कर सकता है। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। तो अब पॉइंट नंबर 2, प्रबंध विज्ञान के रूप में। अब भाई प्रबंध को विज्ञान क्यों बोले, तो बोला विशेष ज्ञान जो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं विज्ञान कहलाते हैं। प्रबंध को विज्ञान इसलिए समझा जाता है क्योंकि प्रबंध के अधिकांश कार्यों के लिए विशेष ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है, यानी लोग सीखते हैं और प्रबंध करते हैं, दोनों रूप में समझे। अब यहां समझते हैं कि इसीलिए दोनों को मिला करके बोल दिए कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ऊपर बताए गए दोनों उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है, क्योंकि प्रबंध के कार्यों को कला एवं विज्ञान दोनों ही आधार पर किया जा सकता है। एक प्रभावशाली प्रबंध में 25% कला और 75% विज्ञान होता है, यानी 25% जो है सामान्य सूझबूझ और 75% जो है वो विश्लेषण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई? विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? हो गया, देखो कितना इजी। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग 10 मिनट में लगभग। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोगों को बोल रहा है प्रबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट पूर्वक बताइए। प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन चीजों के लिए, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध कार्य करता है। तो बेसिकली समझ लो कि प्रबंध के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नॉर्मली प्रबंध के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। प्रबंध के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य होता है संगठन उद्देश्य, इसको बोला जाता है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग डील किए हैं कि भाई इन सब का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो उसको बोला, पढ़ना, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इजी है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। हो गया संगठनात्मक। उसी तरीके से सामाजिक उद्देश्य। अच्छा, संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब है अपने संगठन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज के लिए प्रबंध कर रहे हैं, लोगों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। ठीक है, इसके बाद व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष उद्देश्य। व्यक्तिगत मतलब होता है खुद के लिए, अपने लिए जो है हम प्रबंध कर रहे हैं। ठीक है, 3 टाइप का होता है हम लोगों का प्रबंध। एक होता है संगठनात्मक, दूसरा होता है सामाजिक, और तीसरा होता है व्यक्तिगत। बस इसको याद रख लेना ना, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है समन्वय, यानी समन्वय को इंग्लिश में बोला है कोऑर्डिनेशन। समन्वय प्रबंध का सार है, इसे स्पष्ट कीजिए। अब पहले समझ लो कि समन्वय होता क्या है।
सिंपल सा बात है, समन्वय का मतलब होता है एक जो संगठन चलता है। अब आप बोलोगे कि संगठन क्या होता है, तो संगठन मतलब होता है वह जगह जहां व्यक्तियों का समूह साथ साथ काम करता है। देख जैसे कि मान लो बोकारो स्टील प्लांट हो गया, टाटा स्टील प्लांट हो गया, कोई कंपनी हो गया, कंपनी में बहुत सारे मजदूर लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं ना एक ही जगह, वो हो गया संगठन, जहां लोगों का ग्रुप एक साथ मिलकर के काम को करता है। ठीक है, एक ही उद्देश्य के लिए काम करता है, वो होता है संगठन। अब मान लो कि एक प्लांट है, सपोज कर लो हम मान लेते हैं कि टाटा स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट में लगभग 1 लाख मजदूर काम करता है अलग अलग शिफ्ट में। अब मान लो कि जो टाटा टाटा पावर प्लांट है उसमें 1 लाख मजदूर काम कर रहा है, तो क्या उन सभी मजदूरों का मतलब ज्ञान का स्तर, क्या सभी मजदूरों का जाति एक है, धर्म एक है, रंग रूप एक ही है, रहन सहन एक ही है, गांव एक है, मोहल्ला एक है? नहीं भाई, सब में इतना ज्यादा असमानता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, सब अलग अलग पढ़े लिखे हैं, सबको काम करने का अनुभव अलग अलग है, सबका धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, हर चीज एक दूसरे से अलग है, इतना ज्यादा अलगपन है। लेकिन फिर भी जब वो लोग संगठन के अंदर यानी टाटा पावर प्लांट के अंदर जाके जब काम करता है तो एक साथ काम करता है, यानी कुछ उन लोगों में अनबन नहीं होता है, कुछ तो ऐसा है ना जो उन सबको आपस में जोड़ के रखा है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी समझ लो, एक संगठन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इन सब में अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं ना। हाँ, तो क्या उन सभी कर्मचारियों को आपस में जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा? अगर जोड़ेंगे नहीं तो संगठन को अच्छा से चलाएंगे किस तरीके से? सभी लोगों को, संगठन के सभी विभागों को, सभी कर्मचारियों को आपस में जोड़ना जरूरी है ना। हाँ, जोड़ना जरूरी है ताकि लोग एक साथ एक टीम के रूप में काम करें। तो संगठन में जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग कर्मचारी होते हैं, उन सभी को जोड़ने का जो काम करता है उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। आया समझ में? समन्वय मतलब टीम के रूप में एक साथ जोड़ना, एक साथ जोड़ करके काम करना, लोगों को बांध के रखना, जोड़ के रखना समन्वय होता है, टीम वर्क होता है। जैसे कि मान लो डांस कंपटीशन में या टीवी उवी में हम लोग ग्रुप डांस देखते हैं ना, ग्रुप डांस में बहुत सारा लोग है, लेकिन जब एक ही बीट पे और एक ही साथ जब सब नाचता है तो देखने में बड़ा मजा आता है। एक ही समय में सब लोग नाच रहा है, जिसको जो करना है, जैसे करना है, लॉलीपॉप लागेलू, सब एक साथ नाच रहा है तो बड़ा मजा आता है देखने में। अच्छा, उसी की जगह बाराती डांस, गाना चल गया लॉलीपॉप लागेलू या मार दे ले घींच के तमाचा ही हंस दे रे लिंकिया के पापा, अब मान लो अगर ये गाना चला भोजपुरी में या बारात में तो लोग एकदम पागल जैसे, या नागिन डांस चल गया टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, तो लोग एकदम पागल हो जाता है, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई लेट के नाच रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके नाच रहा है। तो बारात डांस देखने में मजा बहुत आता है, लेकिन किसी का तालमेल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको जो करना है करो। उसी तरीके से जब साथ में ग्रुप में जब डांस करता है तो बड़ा मजा आता है ग्रुप डांस देखने में। और बाराती डांस में जैसे जैसे नाचो कूदो, वैसे ही संगठन में सब लोगों को आपस में जोड़ने का काम समन्वय करता है। ठीक है, इसी को समझा है मोती का माला से। सपोज कर लो बहुत सारा मोती है, उसको एक माला में बनाना है, तो सभी मोतियों को एक धागा के अंदर डालेंगे और धागा को जोड़ेंगे तो वो मामूली मोती जो है माला बनेगा। तो मोती को आपस में जोड़ने का काम धागा किया है ना, जब धागा काट देंगे तो मोती गिर जाएगा। उसी तरीके से पूरे समन्वय जो है, पूरे संगठन, पूरे कर्मचारी, पूरे विभाग, सभी लोगों को जोड़ने का काम करता है हम लोगों का वो धागा, वो समन्वय। आया समझ में? ठीक है, चलो इसी चीज को देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से सजाना या एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय प्रबंध का सार होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समन्वय प्रबंध का सार होता है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। समन्वय किसी संगठन के सभी विभागों, कर्मचारी एवं व्यक्तियों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य करती है। समन्वय से लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। समन्वय से लोगों के बीच आपसी समझ, प्रेम एवं स्नेह बढ़ता है। जिस प्रकार अनेक मोतियों को एक धागे में पिरोकर माला बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार समन्वय भी किसी संगठन के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों को एवं व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, समन्वय से उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता हो जाता है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है कि समन्वय प्रबंध का सार होता है तथा इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। समझ में आया? यही होता है समन्वय, एकदम इजी। ठीक है सर जी, चलो आप पढ़ा रहे तो बड़ा मजा आ रहा है, हर चीज समझ में आ रहा है ना। चलो आगे,
प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट पूर्वक बताइए। आपको याद रखना है प्रबंध के कार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। एक होता है नियोजन, जिसको इंग्लिश में बोले प्लानिंग। दूसरा होता है संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। तीसरा होता है नियुक्तिकरण, जिसको स्टाफिंग बोला जाता है। चौथा होता है निर्देशन, और ये जो निर्देशन का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सुधार लेना। और ये जो निर्देशन है, निर्देशन के अंदर 4 कार्य आता है। निर्देशन के अंदर कितने कार्य आते हैं? 4 कार्य। ये देखो, निर्देशन के अंदर 4 कार्य आते हैं। नेतृत्व आता है, अभिप्रेरण आता है, पर्यवेक्षण आता है, और संप्रेषण या संदेशवाहन। ये निर्देशन के अंदर का 4 कार्य है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 4 कार्य पढ़े प्रबंध का: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, और सबसे लास्ट में होता है नियंत्रण। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। इन सब के ऊपर आने वाले आगे आगे जो है चैप्टर है। नियोजन के ऊपर चैप्टर 4 है, संगठन 5 में है, नियुक्तिकरण 6 में है, आपका निर्देशन 7 पे है, और नियंत्रण 8 पे है। आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। अब आपको अगर इन सबका थोड़ा थोड़ा थ्योरी जानना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ये नियोजन होता है। नियोजन का मतलब भविष्य में सोचना कि फ्यूचर में कौन सा काम कब, कहां और कैसे करना है। संगठन मतलब जो काम सोचे हैं उस काम को रियल में करना संगठन होगा। ठीक, तीसरा नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, नियुक्तिकरण का मतलब होता है कि काम करने के लिए कर्मचारियों को काम पे लगा रहे हैं। कर्मचारियों को काम पे लगाना नियुक्तिकरण है। इसके बाद निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है लोगों को काम बताना कि कौन काम कैसे और कैसे करना है। निर्देशन का स्पेलिंग ऐसे होगा, हाँ, ये होगा निर्देशन। थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मैनेज कर लेना। इसके बाद नियंत्रण। ये नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। 5 कार्य होता है नियोजन का, प्रबंध का। ठीक है, चलो आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रबंध के विभिन्न स्तरों को बताइए। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? बार बार हम कई बार आपको ये चीज पढ़ाए हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं भाई साहब। कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3। सबसे पहला होता है प्रबंध का ये उच्च स्तर। सबसे पहला कौन सा स्तर भाई? ये होता है प्रबंध का उच्च स्तर। ठीक, इसके बाद दूसरा स्तर पे आता है प्रबंध का मध्य स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, और सबसे लास्ट में आता है हम लोगों का ये प्रबंध का निम्न स्तर। प्रबंध का कौन सा स्तर? निम्न स्तर। तो एक प्रबंध का कितना स्तर होता है? 3 स्तर। इन 3 स्तर को बोलते हैं हम लोग प्रबंधकीय स्तर। क्या बोलते हैं इसको? प्रबंधकीय स्तर। इसके नीचे भी प्रबंध का एक स्तर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैर प्रबंधकीय स्तर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको हम लोग बोलते हैं गैर प्रबंधकीय स्तर, जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म लेवल भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन को लिए थोड़ा सा याद रखना है कि किस स्तर पे कौन काम करता है। तो ये जो प्रबंध का उच्च स्तर है, टॉप लेवल, उसके में कौन कर्मचारी लोग आता है? तो देखो, उच्च स्तर में बेसिकली हम लोगों का आता है संचालक मंडल, मुख्य कर्मचारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, ये सब आता है। मध्य स्तर में कौन कौन आता है? विभागीय प्रबंधक या उप विभागीय प्रबंधक इत्यादि। निम्न स्तर में कौन आता है? तो निम्न स्तर में आता है फोरमैन, और हम लोगों का पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइजर, क्लर्क, ये आता है। अब ये जो हम लोगों का निम्न स्तर है, ये नीचे निम्न स्तर में कौन आता है? निम्न स्तर में आता है कर्मचारी, श्रमिक, मजदूर लोग। कर्मचारी, श्रमिक और मजदूर लोग निम्न स्तर में आता है। ठीक है, तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं भाई? 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। ये प्रबंधकीय स्तर है। इसके बाद नीचे एक प्लेटफॉर्म लेवल काम करता है, वो प्रबंध का स्तर नहीं होता है मेरे लिए। ठीक है, तो उच्च स्तर में कौन आता है? उच्च स्तर में आता है संचालक मंडल, ये सब। मध्य में आता है विभागीय प्रबंधक, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, और निम्न स्तर पे आता है फोरमैन, क्लर्क, सुपरवाइजर, ये सब आता है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म लेवल है उसमें कर्मचारी, मजदूर लोग आता है। ठीक है सर जी, याद रखना ये सब। ठीक, चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन और हो गया चैप्टर खत्म। बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाँ जी देखो, बोल रहा है प्रबंध के तत्वों को समझाइए, प्रबंध के महत्व को समझाइए। सॉरी, प्रबंध, एक प्रबंध में निम्नलिखित महत्व होते हैं। प्रबंध का महत्व पूछा। सबसे पहला महत्व है न्यूनतम या कम संसाधनों से अधिकतम उत्पादन करना। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप कम से कम साधन लगा करके ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन कर सकते हो, ये महत्व है। दूसरा, बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करना। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जितना भी ये कंपटीशन बढ़ रहा है, आप कंपटीशन को फेस कर सकते हो। मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। आपका जो भी लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने में आपका प्रबंध ही मदद करेगा। उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक, आपका उद्देश्य को भी तय करेगा। श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना, जो भी मजदूरों को प्रॉब्लम हो रहा है उन मजदूरों का प्रॉब्लम को दूर करेगा। बस इतना ही चीज जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इतना अगर आप कर लिए ना, हो गया भाई, बहुत है इस चैप्टर के लिए। हर एक चीज आपको अच्छा से समझाएं,
नोट डाउन करके रखना, याद रखना। कोई भी दिक्कत और परेशानी है कमेंट करके हमको बताना। इसी तरीके से ये पूरा बीएसटी का चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को सब चीज जो है क्वेश्चन समझा देंगे। और नॉट ओनली बीएसटी, बाकी सब सब्जेक्ट्स का वीडियो अपलोडेड हो रहा है। अगर आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखना। और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, अगल बगल रिश्तेदार, जितने भी दोस्त हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन सबको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवा देना, ताकि वो भी घर बैठे बैठे अच्छे से एग्जाम का तैयारी कर सके। ठीक है, और हमारा परिवार बड़ा हो सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।